नमस्कार। दादी जी की स्मृति के आज के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। परम आदरणीय दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, जो अपने नाम की पूरी तरह से पूर्णता थी। उनका नाम ही उनकी पहचान नहीं बल्कि उनके जीवन का एक संपूर्णता थी। उनके दादी सिर्फ ब्रह्मचारियों कुमारों की दादी नहीं बल्कि दादी परिवार वालों की, गृहस्थियों की भी दादी थी। उनके लिए भी उनकी एक अलग तरह की इमेज थी, एक ऐसी उनकी पालना परवरिश थी जिन्होंने वो पाई है, वो बड़े ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आइए दादी जी का एक और चरित्र हम आज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि दादी जी ग्रस्त परिवार वालों के साथ किस तरह से हिल-मिल जाती थी और उन्हें भगवान के नजदीक ले आती थी। आज हमारे पास स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने दादी जी के साथ जीवन के 18 वर्ष गुजारे हैं। और बड़ी ये सौभाग्य की बात है कि दादी जी के अंतिम दिनों में भी वो उनके साथ रहे, उनके पर्सनल फिजिशियन के रूप में उन्होंने उनको सेवाएं दी। आइए तो उनके नजदीक जाकर के महसूस करते हैं कि ऐसे समय में भी दादी कैसी थी और उनके साथ दादी जी का क्या व्यवहार था। उनके पास दादी जी की कौन सी अनमोल स्मृतियां हैं जिनको वो आज हमारे साथ साझा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। हम आदरणीय दादी जी की स्मृतियों में खोए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं उस महासमुंदर में, और जितना जाते हैं उतने अलग अलग तरह के रत्न, अलग अलग तरह के मोतियों को पाते हैं। आपने दादी जी को किस तरह से पाया, उनके व्यक्तित्व में क्या खूबियां देखी आपने? हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी नजर से दादी जी को दिखाएं। दादी जी के साथ मेरा पहला मिलन 86 में हुआ, 1986 में हुआ, और दादी को मैंने पहली झलक में ही डिफरेंट पाया। हालांकि हमारे परिवार में ज्ञान 1968 से था, हमारे घर में गीता पाठशाला थी, किंतु माता पिता के ज्ञान में होते हुए तो भी हम ज्ञान में नहीं चले। अच्छा। फिर 86 में हम जब MBBS करने के बाद और MD जब करे तब हम लोग ज्ञान में आए। और पहली बार जब मधुबन आया तो मुझे पहली बार दादी मिली, तो दादी का एक अलौकिक प्रतिभा थी वो, और उनका जो प्यार था, हालांकि मैं जानता नहीं था उनको, एक बार सिर्फ पांडव भवन में देखा था, एक बार शायद लाल किला भी देखा था। तो उनके अंदर से एक पहला शब्द डॉक्टर, बाबा से प्यार हुआ। मैंने कहा दादी अभी बाबा को समझ रहा हूँ, क्योंकि पहला शिविर था। तो यही शब्द थे दादी के। इसकी प्लानिंग हो रही थी 89 में, तो दादी ने एक मीटिंग बुलाई डॉक्टर्स की। दादी ने कहा हॉस्पिटल तो बनाओगे कि तो इसमें कौन डॉक्टर आएगा? तो मैंने कहा दादी, किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि मैं MD मेडिसिन कर चुका था। तो मैंने कहा दादी मैं सबसे पहले हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगा। तो दादी ने कहा देखो हमें डॉक्टर तो मिल गया, पर्सनल हमारा जो ना मतलब फिजिशियन तो बहुत ज़रूरी चाहिए, तो हमें मिल गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर 89 में जब मैं यहाँ पे सेवा के लिए आया था पहली बार पांडव भवन डिस्पेंसरी में, तो दादी ने तब से ही मुझे अपना पर्सनल, जैसे दादी ने मुझे अपना पर्सनल फिजिशियन के रूप में मुंडी बहन को बोला कि गुप्ता जी को आप अपने, जैसे जब भी कोई दादी को तकलीफ़ हो, कुछ भी बात हो दादी के बारे में, तो गुप्ता जी से आप कंसल्ट किया करो। हालांकि मैं दिल्ली चला गया था मिल करके, तो दादी ने तब से ही उनको अपनी, मुझे एक तरह से दादी ने मुझे अपनी ये जिम्मेवारी दी कि जब भी कोई बात होगी दादी को, तो दादी से मुंडी बहन मुझसे पूछे। तो जब हम 95 में जब हमने शिफ्ट किया माउंट आबू में, टोटली मतलब सारा काम दिल्ली से पूरा शिफ्ट कर लिया, ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और बेसिकली मेरा आना था कि जो एक हार्ट की जो रिसर्च थी उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। बेसिक मेरा रीज़न वही था ज्वाइन करने का। और जब प्रोग्राम बना तो दादी जी एक बात ध्यान में हमेशा करते थे, क्योंकि दादी समझते थे कि ये एक नया काम है, तो इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, शायद हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा और यज्ञ में भी नहीं मिलेगा। पर दादी मुझे हमेशा कहती थी, जब मैं दादी से मिलता था, दादी गुप्ता जी आपको, दादी ये बाबा का प्रोजेक्ट है, दादी आपके साथ है, बाबा आपके साथ है, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए आप दादी को बताना। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब हम लोग, क्योंकि हम 3 सह परिवार यहाँ आए थे, बाला बहन और हमारा बेटा छोटा था उसमें, वो भी यहाँ 10 साल का, तब यहाँ पर हम लोग आए थे। तो दादी जब मधुबन में आते थे रोज़ क्लास में मुरली में,
तो दादी हम तीनों को बुला ले, एक बार दादी ने तीनों को बुलाया मुरली के बाद, और दादी ने बाला बहन को कहा, बाला तू तो बाबा की बेटी भी है और बहू भी है। अच्छा। और फिर उनका मतलब क्या उनके कला थी दिल जीत लेने की, अपना बना लेने की। उसको मुन्नी बहन को कहा कि गहने लेके आओ। अच्छा। फिर अपने हाथ से बाला बहन को गहने पहनाए, गले के, कान के, है ना, हाथों के कंगन पहनाए। और फिर दादी ने कहा कि गुप्ता जी आप तो बाबा के बच्चे हो, बाला बहन और ये राहुल तो बाबा का घर का राजकुमार है, और तीनों ही तुम मधुबन के हो। अच्छा। तो ये दादी का दादी ने मतलब फिर हमारा डेली, जैसे जब भी दादी हम जाएंगे दादी से मिलके जाया करो, मुरली के बाद दादी से मिलके जाया करो। शाम को हम आंगन में खड़े होते थे, कभी कभी पांडवन बुला लेती थी दादी। तो दादी का ये एक अनोखा जैसे आकर्षण था जो दादी का हम सबको खींच लेता था। हमें लगता था मधुबन हमारा है, मतलब नहीं तो हम नॉर्मली होता ना कि गृहस्थी वाले यूजली प्रवृत्ति वाले थोड़े से दूर रहते हैं, कुमार कुमारी नज़दीक आ जाते हैं। और फिर जब दादी थोड़ा सा वैसे हमें दादी मतलब सुबह सुबह मुरली के बाद दादी को मैं देखने जाता था, तो दादी की एक विशेषता, दादी जैसे कहती थी आओ बैठो बैठो। जैसे दादी के पास सुबह सुबह कुछ लोग आते थे ना, दादी के पास कुछ डिपार्टमेंट के हेड आते थे मिलने, अपने डिपार्टमेंट की बात शेयर करने आते थे, तो मैं उठने लगता था। मैंने कहा दादी आप डिस्कस कर लो, डॉक्टर तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, पहले आप जाओ पर इधर बैठ जाओ। उस जो भाई आएंगे ना, बड़े भाई भी होंगे, बोलो डॉक्टर पहले अपना काम पूरा करे फिर आप मिलना। तो फिर दादी जैसे मेरे को टाइम प्रेफरेंस देती थी। फिर जब कोई बात करनी होती थी तो मैं कहता था दादी नहीं आप दादी आप मिल लीजिए ना पहले, मैं उधर जाके बैठ जाता। नहीं गुप्ता जी आप बाबा के योगी बच्चे हो। तो दादी को ये था कि मतलब दादी योगी बना देती थी, कह के योगी बना देती थी। जैसे ना कहते बाबा कहते भूमू करके फरिश्ता बना देते हैं, है ना। तो दादी बाबा के योगी बच्चे, बैठो देखो दादी कैसे बातचीत करती है, कैसे लोगों से बात करती है, तो दादी फिर कैसे मैनेज करती थी। तो मुझे एक बार याद आता है कि ना दादी के पास जब हम शांतिवन शिफ्ट कर गए थे, दादी सारा यहाँ आगे नीचे आ गया था, दादी के पास एक भाई आए, एक डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्हें एक भाई के बारे में कंप्लेन कर रहे थे कि ये भाई ठीक से काम नहीं करता है। उसे 3-4 बातें बताई, ये ऐसे ऐसे है, ये बातें हैं। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है उस भाई को मेरे पास अभी भेज दो, मैं बैठी हूँ। वो भाई को बाहर ही बैठा के आया था, तो बाहर बैठा था, तो वो भाई अंदर आया। उस भाई को डिपार्टमेंट के हेड को कहा कि आप बाहर जाओ। तो दादी ने उस भाई को बात करनी शुरू की, अरे आप तो फलाना उसके नाम से कि आप तो बहुत बाबा के बहुत स्किल लेते बच्चे हो, बहुत इतने सालों से बाबा घर में रहते हो, आपके अंदर ये विशेषता है, ये विशेषता है। उसकी विशेषताएं दादी गिनाने लगी, आपके अंदर ये विशेषता, आप तो इतने मेहनती हो, इतनी अच्छी सेवा करते हो, दादी को आप पे नाज है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ दादी कब उसको जो उसकी जो बातें थी प्रॉब्लम वाली कब सुनाएगी उसको, कब आएंगी। अच्छा फिर दादी उसकी महिमा करते करते दादी ने मुन्नी बहन को आवाज़ दी, मुन्नी वो कल सौगात थी ना, वो सौगात लेके आओ भाई के लिए। तो उसको सौगात दी। अच्छा वो सौगात भी लेके आओ, वो सौगात भी दी। फिर टोली लेके आओ, 2-3 टोली मंगाई। अच्छा वो भी टोली लेके आओ। तो फिर उस टोली दी उसको। फिर कहा देखो भाई ऐसे ऐसे है, आपको ना कभी भी कोई दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, कभी कोई बात हो, दादी मुरली के बाद ना दादी के हाथ में चिटकी पकड़ा देना। अच्छा मेरे पास नहीं आते तो मुन्नी के हाथ में पकड़ा देना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की भी। तो दादी का मैं देखा उतनी देर में तो भाई रोना शुरू हो गया। तो मैं देखा दादी और वो भाई फिर उसके बाद इतना बदल गया, उसके बाद कभी कंप्लेन नहीं आई। तो दादी क्या करती थी उसके अंदर जो सामने वाला भाई या बहन जो भी आते थे, फिर मैंने कईयों का देखा, दादी उनकी पॉजिटिविटी देखती थी, कभी नेगेटिविटी नहीं देखती थी। और वो पॉजिटिविटी उभारती थी उसकी। नेगेटिव कहने से तो मैं दादी आपने तो उसको कुछ बोला ही नहीं। कहते देखो उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं ना, वो भरने से नेगेटिव अपने आप निकल जाता है। तो दादी की विशेषता मैंने किसी और व्यक्ति में नहीं देखी। तो उनके अंदर जो है ये बहुत ही सुंदर एक विशेषता दादी की मैंने देखी कि दूसरे की पॉजिटिविटी को, कहती मैं अगर नेगेटिव बोलूँगी तो बेचारा और डिफेंसिव हो जाएगा और अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा। तो उसकी पॉजिटिविटी उभार के दादी उसके अंदर गुणों की मूर्त बना देती थी।
और दादी के अंदर सबके प्रति रिगार्ड बहुत था, बहुत रिगार्ड था, बहुत रिगार्ड माना एक छोटे से छोटा हो, कभी टीचर्स भी होती थी, बहनें बैठी होती थी, कुछ दादी को बोलती थी, दादी तुरंत हाथ जोड़ के बहन मुझे माफ़ कर दो। ऐसे दादी ना, कोई बात होगी ना, कभी गलती से कुछ बात भी हो जाएगी, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और दादी इतनी हम्बल थी, इतनी नम्रता थी, चीफ थी ब्रह्मा कुमारी की, है ना, उसके अंदर कभी भी, हाँ कभी भी वो एटीट्यूड नहीं था। एक मुझे और इंसिडेंस याद आता है, दादी पता 96 में जब दादी चंद्रमणि जब बेंगलोर गई थी, तो दादी जी ने शरीर छोड़ा बेंगलोर में। तो मुझे रात को हमें खबर मिली, तो सुबह सुबह अमृत वेले के बाद मैं तुरंत दादी के पास गया, 5 बजे ही मधुबन में अमृत वेला किया, और फिर उसके बाद गया। मैंने कहा दादी को मैं मिल के आता हूँ, दादी कैसे, कोई असर तो नहीं, दादी तो बहुत क्लोज थी, दादी तो बहुत, चंद्रमणि दादी और हमारे दादी जी ऐसे थे, मतलब वो एडिशनल चीफ थे, दादी जी चीफ थे, तो उनका आपस में बहुत ही वैसे गहरा प्यार था। तो और अचानक हुआ था, तो दादी के मतलब कुछ ब्लड प्रेशर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ तबीयत ऐसी वैसी हुई हो, तो मैंने कहा दादी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। दादी डॉक्टर कैसे आए? मैंने कहा दादी मैं आया आपसे, दादी मैंने मिलने आया सुबह सुबह। नहीं सुबह सुबह तो नहीं आते मेरे पास। तो मैंने कहा दादी ऐसा है, मैंने कहा दादी मैं ना मैं चाहता था कि ना एक बार आपकी तबीयत देखूं कैसे ना आपका। अच्छा देखो ना, अच्छा आप सोचते मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ होगा। देखो देखो दादी का बीपी देखो, मुन्नी बीपी दो, बीपी टेस्ट वो दो इनको। तो मैं देखा दादी का एकदम जैसे नब्ज, पल्स, उनका बीपी, ब्लड प्रेशर एकदम जैसे रोज होता था, मतलब 130/80 ब्लड प्रेशर, पल्स नॉर्मल, मतलब उन पे जरा भी जैसे कुछ एकदम न्यारी प्यारी जैसे। हालांकि उनकी अनन्य सखी शाम को शरीर छोड़ा है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एकदम न्यारी प्यारी, जैसे कोई हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये दादी का मतलब एक वंडरफुल, जैसे मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा जीवन में, लाखों पेशेंट्स का मतलब हर तरह से देखा, मतलब कितने लोगों से इंटरेक्शन हुई पिछले 35 साल की मेरी लाइफ में, मेडिकल लाइफ में, तो मैं देखा ऐसा व्यक्ति कभी मैं जीवन में देखा नहीं। और फिर जो दादी का जैसे देखा, एक चीज़ और देखी कि दादी की जो पर्सनल था ना, दादी का जैसे मर्यादा, जैसे कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब दादी को मैं शाम के टाइम जाता था कभी मिलने, तो दादी उसमें सूप लेते थे, सूप और कुछ मुरमुरा लेते थे, और थोड़ा सा कभी कभी पनीर होता था। तो कई बार क्या होता था, दादी जैसे प्लेट में रख के देते, फिर मैं भी होता था तो दादी मेरे को भी मतलब सूप और वो लेते थे। तो कोई मुझसे कभी ईशु दादी, कभी मुन्नी बहन कोई पूछना शुरू कर देते। दादी को क्लास में जाना होता था, उसके बाद ये लेने के बाद क्लास में मिलने के लिए अपने जो भी आते हैं ना, जब बाबा से मिलने आते हैं, पार्टीज़ आती हैं, शिविर वाले आते हैं, तो उसके बाद दादी वहाँ जाती थी। तो मैं देखता दादी कई बार मेरे से बातचीत करते करते मेरे को लेट हो जाता था, मैं खाने में पीछे रह जाता था, सूप पीने पीछे रहता था, दादी का पूरा हो जाता था। मुन्नी बहन को बोलती दादी अब चलो टाइम देखो देर हो गई है, और मैं खा रहा होता था, बाकी सबका पूरा हो चुका था। दादी वहाँ से उठती नहीं थी, इशारा करती थी गुप्ता जी पूरा करे फिर मैं उठूँगी। तो दादी का मतलब ये था कि दादी जी जैसे इतनी मर्यादा, हालांकि मैं बहुत छोटा था, दादी मेरे लिए भी मतलब जब तक मैं पूरा करूं, मेरा सूप पूरा हो जाए, तब दादी टेबल छोड़ेंगी। तो ये मतलब एक छोटे के लिए भी, अपने से छोटे के लिए भी कितना दादी के मन में वो था। दादी जी को आप किस रूप में देखते हैं? ममता की देवी, ज्ञान की देवी, संतुष्टता की देवी? दादी को देखिए, हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, किंतु दादी में मैंने वो सब गुण पाए। जैसे ज्ञान की देवी, ज्ञान की क्या क्लास कराती थी, जैसे वो समय तो देखा, कुमारी क्लासेस भी देखी, फिर दादी की हमने प्रवृत्ति मार्ग वालों की क्लास देखी, क्या क्लास कराती थी, मधुबन वालों की क्या क्लास कराती थी। दादी जी को आप किस तरह से देखते थे? ज्ञान की देवी, संतुष्टता की देवी, ममत्व की देवी? क्योंकि मैं जितने अनुभव पिछले भी शेयर किए, सबका एक अलग तरीके का रुख रहा है, अलग अलग तरीके से दादी के साथ का अनुभव लोगों के पास है। तो आप कैसे फील करते थे दादी को? एक्चुअली दादी को मैंने सर्वगुण संपन्न के रूप में देखा। उनके अंदर ज्ञान की गहराई बहुत थी, मतलब क्लासेस में जब दादी में देखता था, क्लासेस में दादी की
बहुत गहराई से दादी हर, चाहे वो कुमारों क्लासेस हों, चाहे कुमारियों की हों, चाहे प्रवृत्ति वालों की हो, दादी को हर मतलब उसमें बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से मतलब दादी वो कराते थे। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा वो प्यार की मूर्त देखा, प्यार की देवी है ना, ममतामयी है ना, ममतामयी माँ जैसे होती है ना, उसके अंदर रियल फीलिंग जैसे आती थी कि ये मेरी माँ है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, किंतु दादी से हमने वो पाया जो दादी में उनके जो कहना था ना, कथनी और करनी एक थी, और जो सोचती थी वो भी हो जाता था। दादी जी के साथ के सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं, परंतु एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप दादी को किस रूप में देखते थे? इतने अंगसंग रहते थे, नजदीक थे, संतुष्टता की देवी, ज्ञान की देवी, ममता की देवी। दादी को मैंने एक्चुअली जैसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, जैसे हमारा जो लक्ष्य है ना देवी देवता बनने का, तो दादी को जैसे हमने पिछले 20 साल में देखा, लास्ट के लगभग दादी 21 साल में दादी के साथ देखे, तो 21 साल में दादी को देखा कि दादी धीरे धीरे जैसे सर्वगुण संपन्न बनती गई हैं और फरिश्ता जैसे फिर बनती गई हैं। फरिश्ता मैंने दादी को देखा है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जैसे देखा और बहुत क्लोजली देखा कि दादी जैसे उसमें सारे गुण जैसे भरपूर थे। ज्ञान की गहराई देखो तो चाहे कुमारों की हो, चाहे कुमारियों की क्लासेस हो, प्रवृत्ति वालों की हो, एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से, मतलब उनको जैसे इतना गहरा ज्ञान था एक एक परिस्थिति का, और कैसे ज्ञान अप्लाई करना उस परिस्थितियों में। दादी से हम क्लास के बाद पूछते दादी कि दादी को सब बाबा सब कराता है। फिर दादी के अंदर ममता का जैसे इतना था पार्ट, जैसे ममता का, प्यार का, जैसे ऐसा प्यार था उनका, निस्वार्थ प्यार, सबको आगे बढ़ाने वाला प्यार। हर एक को ये फील होता था कि दादी मेरी है, दादी मेरी है, दादी मेरी है। जैसे हम लोग आए तो मुझे हम लगता दादी जैसे मेरी दादी है, हमें जैसे दादी इतना प्यार करती थी, दादी ऐसा फील कराती थी कि तुम विशेष हो, विशेष बाबा के योगी बच्चों। मैं तो अभी डॉक्टर था, मतलब दादी का मैं एक बड़ा अच्छा अनुभव आपको सुनाऊंगा जैसे वाला, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट, जैसे आप हॉस्पिटल से निकलते थे ना आने के लिए, अचानक पेशेंट की कॉल आ जाती थी हॉस्पिटल से कि अचानक सीरियस पेशेंट आया। हम हॉस्पिटल में चले गए और जाके पेशेंट को अटेंड किया। फिर शाम के टाइम योग में आते थे, दादी पूछती थी गुप्ता जी आज मुरली में नहीं आए। मैंने कहा दादी आज क्या हुआ? जैसे निकला ना मुरली के लिए तो पेशेंट की कॉल आ गई। अच्छा पेशेंट कितने बजे आपने मतलब देख लिया था? दादी मैंने 7:30 तक पेशेंट पूरा हो, मतलब ठीक तबीयत स्टेबल हो गई था, तो 7:30 बजे आ जाते। मैंने कहा दादी वो तो उसमें तो क्लास में आना अच्छा नहीं लगता ना। नहीं क्लास में अगर आपने खाली धारणा के लिए मुख्य सार सुन लिया तो भी, और सब आपकी सीट फिक्स है, पहले सोफा पे आपकी सीट फिक्स है और कोई कुछ नहीं कहेगा। तो दादी ने जैसे मेरे को ये फिक्स कर दिया कि चाहे किसी भी हालत में आपको मुरली में आना ही आना। तो दादी जैसे ना एक एक बात देखती थी कि हाँ ऐसा फील होता था कि क्यों मुझे देख रहा है, मतलब मुझे नोट कर रहा है कि ये मुरली में आया नहीं आया, इसके इसमें योग में था कि नहीं था, अमृत वेले में था कि नहीं था। तो हर चीज़ में रेगुलर जैसे उन्होंने प्रैक्टिकली बनाया। कैसे बनाती थी दादी, बहुत हमें क्या मर्म स्पर्शी कहते हैं ना, ऐसा लगता था कि कोई मुझे मेरा है, यहाँ यज्ञ में कोई मेरा है। और ये मेरा अनुभव नहीं, सभी का अनुभव था, सभी को दादी ऐसे समझ मतलब करती थी। तो दादी का जैसे एक मैंने उनको सत्यता की मूर्त भी देखा, पवित्रता की मूर्त भी देखा, निर्भयता की मूर्त भी देखा। कितनी सिचुएशंस आई यज्ञ में, ऊपर नीचे हुआ, प्रॉब्लम्स आई, सिचुएशंस हुई, है ना, होती। आप समझ सकते कितना बड़ा हमारा यज्ञ है, कितना बड़ा सारे देश विदेश में हमारा फैला हुआ है, सब समस्याएं, पर दादी हमेशा निर्भय थी, है ना। दादी को मैं बोलता दादी आप थकती नहीं है कभी? दादी कहती मैं ना बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ। फिर दादी मैंने कहा दादी आप थक जाती तो क्या होता है? दादा कहती मैं बाबा को ऐसे देखती हूँ, बाबा को बोलती हूँ तो बाबा मेरी मालिश कर देता है। इसका बड़ा सुंदर अनुभव। एक बार जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हो गया था, मुझे याद है कि मुझे एक बार क्या हुआ कि सारी रात मैं पेशेंट्स देखता रहा, क्योंकि हार्ट के प्रोग्राम पेशेंट्स आते हैं, उनके हार्ट के पेशेंट होते हैं नेचुरली, कभी किसी को कुछ तकलीफ, कभी किसी को तकलीफ, कभी किसी को तकलीफ। तो कभी इस कमरे में जाऊँ, कभी उस कमरे में जाऊँ। मुझे 3 बज गए सारी रात जागते जागते, और मैं बिल्कुल थक गया था। तो मैं बेड पे मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, पर लेटने का भी अभी 3:30 का टाइम उठने का योग के लिए हो गया था, योग कराना था मुझे जा करके स्टेज पे। तो मैंने कहा बाबा आज तो सारा शरीर ना ऐसा दुख रहा है सारा, मैं तो आज कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आज तो मैं सारा दिन कुछ इतना पूरे दिन लेक्चर देने होते हैं, पूरे दिन हॉस्पिटल भी देखना होता था।
तो मैंने पापा आज तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आज तो सारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, नींद में 1 मिनट भी नहीं किए, तो मैं कैसे आज कुछ होगा। फिर मुझे अचानक दादी का वो स्टेटमेंट याद आया कि दादी कहते हैं जब थक जाती है दादी तो बाबा उनकी मालिश कर देता है। तो मैंने कहा बाबा आप दादी की मालिश करते, मेरी नहीं कर सकते। और फिर जैसे ही मैं ऐसे बेड पे बैठा था, एकदम जैसे कुछ अंदर से ऐसा कुछ होने लगा, किरणें आने लगी ऐसे सिर में, बाजुओं में, ऐसे यहाँ पर सारी नीचे तक। शायद मैं समझता हूँ 30 सेकेंड ही हुए होंगे टोटली, 30-40 सेकेंड में पूरे बॉडी में वो किरणें दौड़ गई और पूरी बॉडी जैसे हो गई जैसे फूल के माफिक हो गई। और मैं उसके बाद लेटा नहीं, उठ के बस शुरू कर दिया, तैयार होना शुरू कर दिया। तो मैं देखा दादी की जो थी ना, मतलब दादी खाली जो कह रही थी वो इतना, उसमें इतनी सत्यता थी, उसको भी कोई याद कर ले तो उसको अनुभव हो जाए। वो सिर्फ ऐसे कहने वाली बात नहीं थी, उनकी संपत्ति थी जो आपको उन्होंने दे दी है। और सिद्धि स्वरूप थी दादी। जो संकल्प दादी ने किया, गांव की सेवा किया, गांव की सेवा हो गई। दादी ने ऐसे बोलना शुरू किया, 1 लाख की से 1 लाख के प्रोग्राम करो। तब यज्ञ में ना, तब स्थिति तो थी, समृद्धि तो थी, फिर भी लोग कहते इतना सेंटर्स, इतने पैसे कैसे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कैसे। मधुबन निवासी हम जब होते थे, जब ये अंदर बातचीत कभी होती थी, ये तो दादी ने कह तो दिया, पर ऐसे कैसे प्रोग्राम होंगे, 1 लाख के प्रोग्राम कैसे होंगे। 1000-2000 के प्रोग्राम होते हैं अलग बात है, किंतु 1 लाख कैसे होंगे। तो देखो प्रैक्टिकली शुरू हो गए प्रोग्राम, और 1 लाख का अहमदाबाद का पहला प्रोग्राम हुआ। दादी के साथ मैं गया था, स्टेज पे हम थे, तो दादी ने कैसे, मतलब जो कहा वो अक्षर सिद्ध हो जाता था। फिर दादी जब बीमार हो गई तो तब देखा मैंने दादी का जो ऐसा एक बात में एक और यहाँ मुझे याद आ रहा है, एक अनुभव याद आ रहा है। जब 27 दिसंबर 97 को ये प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ, हार्ट के प्रोग्राम का, कैड प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, जिसमें तीनों दादियाँ थी और सभी भाई थे, निर्भय भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई थे, विदेश की बहनें भी थी उसमें, मतलब मोहिनी बहन भी आई हुई थी, जयंती बहन भी आई हुई थी। ग्लोबल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में हुआ, दिल्ली से भी हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग आए हुए थे। 27 दिसंबर को उद्घाटन हो गया। 28 दिसंबर को मुरली में दादी ने मुझे इशारा किया कि आप मुझे मिलिए, मुरली के बाद मिलिए। तो दादी का जो मीटिंग रूम है ना, जहाँ पर पांडव भवन में, तो दादी ने मुझे, दादी बैठे हैं और मैं ऐसे बैठा, दादी ऐसे बैठे। दादी ने कहा, गुप्ता जी उद्घाटन तो हो गया, अभी प्रोग्राम कब करेंगे। तो मैंने दादी 27 फरवरी को हमने पहला प्रोग्राम की डेट रखी है, क्योंकि 27 फरवरी को मुझे पहला विजन हुआ था, साक्षात्कार जैसे ना, इस प्रोग्राम के बारे में 95 में। तो इसी डेट को हम शुरू करेंगे। अच्छा, ये हार्ट की बीमारी होती क्यों है। मैंने कहा दादी, ये जो लोग ना जल्दीबाजी ज़्यादा करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं, है ना, और सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा भावुक होते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। जीन्स की बात अलग है, पर जीन भी तब मैनिफेस्ट होते हैं जब ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और हम बार बार करते हैं, एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव होती हैं। अच्छा गुप्ता जी, कभी आप जल्दीबाजी करते हो क्या। मैंने कहा जब पेशेंट सीरियस होता है और वो डॉक्टर्स नीचे, जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस ठीक से काम नहीं करते, तो और पेशेंट मर रहा होता है तो थोड़ा तो जल्दीबाजी करनी पड़ती है, उनको भी बोलना पड़ता है जल्दी करो। अच्छा, कभी कभी गुस्सा आता है आपको। दादी गुस्सा तो नहीं आता, पर कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं थोड़ा, जैसे कोई लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, अभी ऐसी हालत में जब पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं, तो या कभी घर में भी कभी ऐसा हो जाता है, कोई हमारी बात नहीं मानते हैं तो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, आप इरिटेट होते हो। अच्छा, कभी कोई बात फील होती है आपको क्या, कोई कुछ। हाँ दादी, कोई ऐसा तो होता है, तो कुछ फील तो होता है, जब हम अपनी परफेक्ट करते हैं और फिर भी लोग उल्टा बोल देते तो फील होता है। अच्छा, कभी चिंता होती है आपको। दादी, कभी कभी तो होती है। अच्छा, अपने मन की सब बातें शेयर करते हो बाला बहन से। मैंने कहा दादी नहीं, शेयर तो नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं। अच्छा, बाबा से रोज चिट्ठी लिखते हो। दादी, बाबा से कहाँ टाइम मिलता है दादी को, तो बाबा से चिट्ठी लिखने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, और कोई बात, और किसी चीज़ से हार्ट की बीमारी। दादी, खान पान जो आसक्ति में आके, स्वाद में आके तली चीज़ें खाते हैं, पराठा पकौड़ा, नॉनवेज खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं और दूसरी चीज़ें खाते हैं, तो उनको भी ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। जो फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, अच्छा, चीनी ज़्यादा खाते हैं, उनको भी होती है।
तो दादी ने फिर कहा अच्छा जिनको होती है, अच्छा और जो और किस पास से होती है, नींद प्रॉपर नहीं करते उनको होती है, जो दादी जो सैर नहीं करते उनको होती है। तो अच्छा आप करते हो रोज़ सैर? मैं कहा दादी कोशिश तो रोज़ रहती है। अच्छा तो फिर अच्छा आप खाने पीने में क्या करते हो? मैंने कहा दादी वैसे तो नहीं खाते पर आप टोली देते तो खा लेता हूँ। दादी वो कहीं उनको भी तो टोली देंगे ना, तो वो भी खा लेंगे। गुरुवार का भोग खाते हो क्या? मैंने कहा दादी बाबा का भोग है वो तो खाना ही है ना। अच्छा आप खाते हो। फिर कहते हैं अच्छा गुप्ता जी आप को तो जल्दी भी आती है, चिंता भी होती है, गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा आता है, आप फील भी करते हो, आप खा भी लेते हो, है ना, और सैर भी कभी कभी मिस हो जाती है, सोने का टाइम भी गड़बड़ कर लेते हो, तो आप कैसे खाओगे इनको? तो मैंने कहा दादी इसमें तो उनको बताना ना, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं गुप्ता जी देखो ऐसा अब कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं, आप एक नई बात बता रहे हो कि बिना बाईपास के बिना एंजियोप्लास्टी के आप लोगों को ठीक करने की बात कर रहे हो। तो जब तक आपके जीवन में बातें नहीं होंगी तब तक लोग कोई नहीं आपकी बात मानेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको उसका पाप लगेगा, पेशेंट को कुछ होगा तकलीफ होगी पाप आपको लगेगा। तो दादी कहती है देखो अभी 2 महीने आपके पास है, आज से जो कहना चाहते हो वो पहले अपने जीवन में लाओ, प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाओ। तो दादी ने मतलब ये बात मेरे को ऐसी मेरे अंदर डाली, उस दिन से मेरी लगन अपने अंदर लग गई, हर बात में, सुबह से लेकर रात तक हर बात की जो श्रीमद् बाबा की थी कि मुझे करना है क्योंकि मुझे बोलना है। तो बाबा ने मतलब दादी ने मुझे एक बात की ऐसे ट्रेनिंग दी कि, और फिर मुझे एक बात की कि देखो ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, नई चीज़ है, लोग अपोज करेंगे, लोग खिलाफत करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके घर वाले भी और हॉस्पिटल वाले भी, यज्ञ वाले भी, कि तो बाबा आपके साथ, दादी आपके साथ है। आप किसी बात की कुछ बात हो दादी को बताना, दादी इसका सल्यूशन देगी। तो मैं दादी के अंदर ये जैसे कर्म प्राणायता, क्या बोलते हैं, कर्म प्राणायता, कि कर्म मतलब जो मैं कहूँ करूँ। तो हाँ, तो बाबा जैसे दादी के अंदर, दादी ने मुझे सिखाया एक बात, मुरली का रोज रेगुलर रहना, ये जैसे हर चीज़ में अपने जल्दी चिंता गुस्सा बिल्कुल छोड़ देना, खान पान का पूरा परहेज करना, सैर रोज करना, सोने के पहले चार्ट लिखना, लेटर लिखना, पापा को चार्ट लिखना। पूछती दादी लेटर वो बाबा को सब पोता मिल देते हो? मैं दादी का ही था। फिर दादी के कैसे हमें घर में कैसे पैसे, हमें कैसे पैसे यज्ञ में कितना पैसा क्या करना। दादी को जब हम हर महीने पैसे देते थे, मतलब खर्चे देते थे, तो दादी पूछेगी गुप्ता जी कितने पैसे आपके पास महीने में कितने होते हैं? अच्छा दादी, अच्छा फिर पूछेगी कैसे कैसे करते हो? नहीं देखो इसका एक हिस्सा बाबा के यज्ञ में, एक हिस्सा मन घर के खर्चे के लिए, एक हिस्सा बाला बहन के लिए, और एक हिस्सा बैंक में। दादी हम तो बैंक में तो कुछ रखते नहीं, बैंक की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं बैंक पे रखना है। तो मतलब एक एक चीज़ की दादी गाइडलाइन देती थी, ये दादी की विशेषता थी। फिर मुझे एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। नवंबर 96 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो जब मेरे को तकलीफ़ होने लगी बहुत, तो दर्द होता था हार्ट में, हार्ट की बीट रेगुलर होती थी, डॉक्टर्स को दिखाया कि समझ नहीं आई क्या बीमारी थी। मेरे फादर को हार्ट की बीमारी थी, तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मुझे भी हो गई थी। तो दादी ने कहा आज से दादी आपकी डॉक्टर है। हालांकि मैं डॉक्टर था, अब दादी जैसे कहेगी वैसे आप करेंगे, आपको कैसे आराम करना है, कैसे क्या करना है। दादी आप हॉस्पिटल को भूल जाओ, दादी कहती है आप रेस्ट करो, दादी कहती है आप ऐसे करो। दादी ने से एक जैसे एक संबल, जैसे संबल होता है ना, मतलब आपका कोई है, आपको कोई इलाज के लिए कहीं भी जाना है, कैसे भी है, दादी को इशारा करो बार बार, गुप्ता जी आपको कुछ नहीं करना, बाला आपको कुछ नहीं करना है, आपको यज्ञ से सब कुछ लो। मैं दादी ऐसे थे, अपनेपन की फीलिंग ऐसी देती थी कि बात मत पूछो। संसार में बड़े बड़े लोग साधक तपस्वी हुए हैं, उनके जीवन के बड़े अनुभव हैं, और हमारी दादी जी जिनके हम अनुभव सुन रहे हैं, आप उनके साथ उस समय भी रहे जो कहा जाता है अंतमते सुगते, ये कहा दूसरों के लिए काफी सुनाया जाता है। दादी जी के आप उस समय में साथ रहे जब दादी जी उस शरीर में बहुत सफर कर रहे थे, बीमारियों से काफी उनका आमना सामना था। तो उस समय आपने क्या फील किया दादी में, कि वो उनकी अवस्था क्या थी? मिलते भी थे, बात भी करते थे, कुछ सुन भी लेते थे?
दादी को याद है हमें जब बॉम्बे में जब इनको लेके गए, जब इनको निमोनिया हुआ, बहुत ज़बरदस्त निमोनिया हुआ। दादी को पहले स्ट्रोक हुआ था 2004 में, फिर दादी को बाद में निमोनिया हो गया था तो बॉम्बे लेके जाना पड़ा। उसके पहले अहमदाबाद में लेके गए तो दादी को हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा क्योंकि निमोनिया बहुत ज़्यादा था, तो वेंटिलेटर पे लेना पड़ा और ट्यूब डाल दी गई थी गले में। तो दादी को जैसे हम लोगों को तकलीफ़ होती थी मैं देख करके, हालांकि डॉक्टर होने के बाद भी हम लोग इतने नहीं होना चाहिए, फिर भी मुझे दादी से बहुत प्यार था, दादी को बहुत प्यार था। तो ज़्यादातर मैं ही दादी के पास बैठा रहता था। तो दादी को जो क्या देखते थे हम लोग, जब दादी को वेंटिलेटर पे दादी होते थे तो दिन में भी दादी जैसे ना मैं बैठा हूँ साथ में और दादी ऐसे बीच बीच में ना ऐसे दादी मुस्कुराने लगते थे, आंखें बंद हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो दादी को मैं कहा दादी, फिर थोड़ी देर में दादी फिर नॉर्मल होते थे। फिर दादी आप क्या कर रहे थे, हाथ से करती थी ऊपर, मैं तो ऊपर थी। और दादी के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट कम नहीं होती थी। कोई भी नहीं आए, भले ट्यूब डली हुई है, इशारे से करेगी बुलाओ बुलाओ। दादी मतलब सेवा में, जैसे मैं देखा दादी का चाहे वो अंत तक था, दादी सेवा में सदा लगी रही। सेवा से इतना प्यार था दादी को, बात मत पूछो। दर्द का कोई ऐसा दर्द का, हाँ, कभी चेहरे पे जैसे कोई मतलब कराहना, दर्द की कोई मतलब चेहरे पे भाव, मुस्कुराते रहना। गले में ट्यूब है तो भी दादी मुस्कुरा रही है। फिर यहाँ ट्यूब डाल दी गई हमने ट्रेकियोस्टमी में, क्योंकि यहाँ ट्यूब डाल दी तो मुंह ऐसा फ्री हो गया, तो फिर दादी मुस्कुराती रहेगी हमेशा। सेवा के लिए सदा रेडी, एवर रेडी दादी रहेगी। तो दादी का मैं देखा एक तो अंत तक दादी सेवा के लिए बहुत प्यार था, दादी को यज्ञ के लिए बहुत प्यार था, और दादी को मुरली से बहुत प्यार था। दादी कभी भी कहो ना दादी मुरली सुनाए, हाँ सुनाओ, एकदम मुरली के नाम से दादी ऐसी अलर्ट होकर सुनती थी, बात मत पूछो। मतलब दादी को सोने के पहले भी दादी को मुरली सुनाते थे, निर्भय भाई आके मुरली सुनाते थे। तो हमारी एक गीता पाठशाला बैठती थी, तो दादी मतलब उस मुरली सुनेंगी बैठ के, और फिर दादी उसमें गीत गाएंगे। उसके बाद रमणीक बहुत थी दादी, जब भी कोई पार्टीज आती थी गीत गाना, ये ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, है ना, मगर हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ऊंची ऊंची दीवार, मतलब दुनिया की दीवारें तोड़ के। दादी के बहुत फेवरेट सॉन्ग थे, दादी खुद भी गाती थी, और फिर हम सब साथ में दादी की गाते थे, क्योंकि हम दादी के साथ बैठा करते ना, 5-6 भाई और कुछ बहनें बैठ जाती थी, तो हम लोग दादी के साथ गाते थे रात को डेली। पर दादी का वो भी था, नियम भी था, 10 घड़ी में देखे 10 माना बस, है ना। दादी कहते जाओ अभी जाओ, सब जाके दादी दृष्टि देती थी, फिर हम जा के सो जाते थे अपनी अपनी जगह। दादी माँ के प्यार में, माँ के प्यार गाने के लिए कहा जाए, हाँ, तो आप क्या गाएंगे? बस हम दादी के लिए यही गीत गाते हैं, ये जो ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, वो दादी का था। आप अगर प्यार में गाएं, मेरे से कोई कहे तो मैं कहूँ कि तो कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी है। अच्छा, गीत के रूप में नहीं, मैं तो वैसे कहूँगा दादी जैसा व्यक्तित्व दुनिया में कोई था नहीं। मतलब भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है। ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, ब्रह्मा बाबा जरूर थे, किंतु भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा नहीं। उनके अंदर एक कंप्लीट, जैसे होता है ना, जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। क्या होता है विकार, क्या होता है मतलब किसी के प्रति भेदभाव, कुछ भी जैसे भेदभाव जैसे नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, सबके प्रति जैसे ना प्यार, गुणों की मूर्त जिस दादी को मैं देखा। और एक लास्ट का मैं अनुभव आपको शेयर करूंगा। जिस दिन दादी गई है, मैं दादी को सुबह सुबह देखने गया, 9 बजे की बात है, दादी को 9 बजे सुबह देखने गया। ये उस दिन की बात है, 25 अगस्त की बात है। दादी को सुबह सुबह देखने गया। दादी के एक दिन से किडनी काम नहीं कर रही थी, और दादी वेंटिलेटर पे तो थी ही, तो मॉनिटर लगा हुआ था दादी का। मैंने देखा मॉनिटर पे हार्ट रेट बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास 80 पर मिनट चल रहा है, बीपी भी ठीक था, और सब पैरामीटर्स चेक किए, देख करके ट्रीटमेंट देखा, ठीक चल रहा है ट्रीटमेंट। और जैसे ही मैं दरवाजे से देख करके बाहर आने लगा, गेट तक पहुंचा, उस कमरे के, दादी का जो कमरा था, गेट तक पहुंचा, तो मेरे को आवाज़ आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा आवाज़ कहाँ से आई? दादी तो कोमा में थी। तो मैं वापस गया, देखा तो सारे पैरामीटर्स ठीक थे, वही हार्ट रेट 80, बीपी ठीक, बीपी दोबारा लिया, फिर हार्ट देखा, लंग्स देखे, सब ठीक था। फिर वहाँ प्रकाश भाई खड़ा था, दादी का जो ड्राइवर थे ना, जो उस समय
रथवान थे। तो मैं फिर बाहर, मैंने कहा अच्छा कोई बात हो तो मुझे बताना। मैं उन दिनों हार्ट का कैड प्रोग्राम भी चल रहा था, तो मैं फिर जो है बाहर आने लगा। तो दादी ने फिर मेरे को अंदर से आवाज़ आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। दरवाजे पे पहुँचते ही आवाज़ आई। तो जैसे ही मुझे वो आवाज़ इतनी स्ट्रांग थी अंदर से कि जैसे मैंने प्रकाश को कहा दादी जाने वाली है, दादी का जाने का समय आ गया है, आप सबको बुलाओ, गुलजार दादी को बुलाओ, जानकी दादी जी को बुलाओ, मुन्नी बहन को बुलाओ, मोहिनी बहन को बुलाओ, निर्भय भाई को बुलाओ, सभी को बुलाओ, दादी का जाने का समय आ गया। ये 9:15 की बात होगी लगभग शायद। और फिर सब लोग आने लगे, दादी गुलजार आई, दादी जानकी आई, निर्भय भाई आ गए, मोहिनी बहन मुन्नी बहन भी आ गए, सभी लोग मतलब सब आ गए, जयंती बहन आ गए, सभी, क्योंकि सभी उस समय मधुबन में आए हुए थे, क्योंकि उसमें ऐसा पता था कि दादी शायद अभी जाएंगी कभी 1-2 दिन में, 3 दिन जब भी होगा, तो क्योंकि अभी मतलब ब्रेन हेमरेज हो चुका था दादी पर। अभी सब आ गए और सब मेडिटेशन करने लगे, सब साइलेंस में खड़े होने लगे, साइलेंस में खड़े हो गए और खड़े हो जाए, और सब के सब खड़े थे। और मैं देख रहा हूँ मॉनिटर तो ऐसे कैसे चल रहा है, हार्ट रेट मतलब जो है 9:45 हो गए, और वो हार्ट रेट तो ऐसे चल रहा है, पल्स बीपी में 1-2 बार देखा तो वो भी ठीक ठाक चल रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, ये तो दादी ने मुझे कहा, अंदर से आवाज़ आई थी कि दादी जा रही है, ये तो सबके सब पैरामीटर्स ऐसे ठीक हैं। फिर थोड़ी देर में क्या देखा कि हार्ट रेट अचानक कम होने लगी, 80 से 78 हुई, 78 से फिर 76 हुई, फिर 75, 74, 70, 68 ऐसे कम होती चली गई। और सब जो है देख रहे थे, मॉनिटर पे सब दिखाई दे रहा था। मैं नब्ज पकड़ के खड़ा था दादी की, फिर लगाया स्टेथोस्कोप लगाया, देखा सब, बीपी दोबारा देखा, बीपी भी डाउन होना शुरू हो गया। और फिर जो है दादी का जैसे होते होते 50, 45, 40, 35, 33, 30, 0, मतलब वो 0 हो गया, हार्ट रेट 0 हो गया, बीपी 0 हो गया, रेस्पिरेशन बंद हो गया, सैचुरेशन बंद हो गया। और जैसे हुआ तो सब देख रहे थे मॉनिटर की तरफ, सबके सब। और पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी भावना है कि मैंने कहा देखो कोई प्लीज कोई रोए नहीं, हम सब मेडिटेशन के, दादी वापस आ जाएगी। और एकदम दादी का चेहरा सफ़ेद हो गया, सब हाथ पैर सफ़ेद हो गए, जो लाल थे ना एकदम सफ़ेद हो गए। और फिर सभी फिर अलर्ट होके बाबा को याद करने लगे। और सभी ने क्या देखा, फिर मॉनिटर चालू हो गया, हार्ट रेट वापस 80 आ गया, नब्ज भी आ गई, फिर चेहरा लाल हो गया, हाथ पैर में फिर लाली आ गई। और फिर जो है फिर कुछ मैं समझता हूँ आधे मिनट के बाद ही, वो सब आने के बाद, मेरा बस देख रहा था, मैं यहाँ हाथ रख रहा था, देखते देखते फिर हार्ट रेट कम होने लगी, फिर 78, 75, 70, 65, इस बार थोड़ा फास्ट 60, 55 ऐसे करके वापस 30 पे आके फिर हार्ट 0 हो गया। जैसे मेडिटेशन करके एक बार खींच लाए, मतलब ऐसा हुआ कि उसमें ना क्या हुआ, जैसे उसमें ये हुआ कि जैसे फिर बाद में संदेश में आया भी ना कि दादी एक बार जो है वापस आई थी, बाबा ने दादी को भेजा, जाओ बच्ची जाओ देख के आओ। तो देखा तो फिर शरीर अभी ख़राब हो चुका था, फिर दादी वापस चली गई। तो ये जैसे प्रैक्टिकल जैसे ऐसी मुहूर्त रहे, ऐसी बातें हुई, मतलब जो है दादी के साथ की वो दिन जब कभी कभी याद आते हैं, वो बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। और आज भी दादी, जैसे हम लोग दादी कमरे में जाते हैं तो वो भावना प्रकाश स्तंभ पे जाते हैं, आज भी हमें गाइडेंस की फीलिंग आती है कि आज भी वो हमारे साथ हैं, बाबा हमारे साथ है, मम्मा हमारे साथ है, दादी हमारे साथ है, ऐसा फील कराती दादी। उनको शायद ही हम कभी भूल पाए। हमारे जीवन में इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना एक एक क्षण हमारे साथ ऐसा है जो ऋणी है उनके, कि उनके जीवन में उन्होंने ये सब बनाया, एक एक बात हमें सिखाई, प्रैक्टिकल धारणाएं सिखाई, मतलब हर गुण को कैसे धारण करना है वो दादी ने प्रैक्टिकली सिखाया। तो मैं तो कहूँगा धन्य है हमारा, हम भी धन्य हैं कि हमें उनके साथ जीने का, कुछ साल रहने का सौभाग्य मिला। और ऐसा जो युग में जो ऐसे कोई महापुरुष जो होते हैं ना, वो कभी कभी ही धरती पर आया करते हैं। तो धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए, ये तो गीत गाया ही जाता है, परंतु
ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम ऐसी महान आत्माओं के संपर्क में रहे, उनसे सीख लिया, उनसे जान लिया कि भगवान किस तरह से पढ़ाता है, किस तरह से सिखाता है, किस तरह से वो गुणवत्ताओं की ऊंचाई पर ले जाता है। परम आदरणीय दादी जी जो ममता की मूर्त, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि किसी एक मूर्त में हम उनको नहीं प्रक्षेपित कर सकते, परंतु सर्व गुणों की मूर्त थी वो, सर्व शक्तियों की उनके पास सत्ता थी। वो गुणवान, शक्तिवान न सिर्फ थी बल्कि बनाने की कुवत भी रखती थी। अनेकों के जीवन में उन्होंने वो संचार किया है जिसकी उन्हें कभी अपेक्षा भी नहीं थी और उम्मीद भी नहीं थी। उनके प्रेम में सब भरे हुए हैं। और इससे पहले कि ज़्यादा हम आंखें भर करके छलक जाएं, आज के इस कार्यक्रम के हम आखिरी मोड़ पर हैं। धन्यवाद करते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत अमूल्य क्षण और अपनी संपत्ति हमारे साथ साझा की है। आज दादी जी की स्मृति में यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मुलाकात होगी।